भारतीय दंड संहिता में आपराधिक दायित्व के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है, वह है संयुक्त उत्तरदायित्व का सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी और जॉइंट लाइबिलिटी। तो इसमें जो भारतीय दंड संहिता की धारा 34 से लेकर के 38 तक के इस संबंध में प्रावधान करती हैं कि जब कोई एक कार्य कई व्यक्तियों के साथ मिलकर के किया जाता है तो उसमें से हर एक व्यक्ति जो उनमें शामिल है, हर एक को उसी कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जाए। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है जो प्रत्येक धाराओं में है वो पहले शॉर्ट में देख लें। पहले ये जो धारा 34 में है, एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, यानी जब कोई कार्य कई सारे व्यक्तियों द्वारा उनके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाए तो धारा 34 के अंतर्गत वो उत्तरदायी होते हैं। धारा 35 और 36 में है, एक्ट डन विद क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन, जब कोई कार्य आपराधिक आशय या आपराधिक ज्ञान के साथ किया जाता है तो भी वो सभी व्यक्ति आपराधिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत आते हैं। धारा 37 बताती है, कोऑपरेशन इन एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस, जब किसी भी अपराध में सहयोग अगर कोई करता है तो सहयोग करने वाला व्यक्ति भी उसी अपराध का उत्तरदायी माना जाता है। और धारा 38 बताती है कि पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट्स में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस, अगर कोई व्यक्ति उस अपराध से संबंधित है तो वो भी अलग अलग अपराध के लिए उत्तरदायी माने जा सकते हैं। अब जो धारा 34 है उसमें बेसिक रूप से जो 3 चीज़ है कि ये धारा कब अप्लाई होगी। फर्स्ट है, अ क्रिमिनल एक्ट इज डन, जब कोई आपराधिक कार्य किया जाता है। पहली चीज़ है कि व्यक्तियों के द्वारा एक आपराधिक कार्य किया जाए। दूसरा है बाय सेवरल पर्सन, यानी कई सारे व्यक्तियों के द्वारा। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है, कई सारे व्यक्ति का मतलब एक से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन जहां संख्या 5 से अधिक व्यक्ति की हो जाती है तो फिर वहां धारा 149 ऑफ आईपीसी जो है उसको लागू करना पड़ता है। और मान लो न्यायालय के द्वारा अगर मान लो किसी मामले में 5 से अधिक व्यक्ति है और धारा 149 के अंतर्गत नहीं आ रहा है तो भी वहाँ पर जो न्यायालय है जो फैसला करती है तो उसमें धारा 34 के अंतर्गत सामान्य आशय मानते हुए उस मामले में फैसला कर देती है। तीसरा इसमें जो है, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, सभी व्यक्तियों के सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाने वाला कार्य। इस संबंध में एक मामला है आर वर्सेस क्रश, जो 1938 का मामला है। तो 1938 में जो है एक मामला हुआ, उसमें ये हुआ कि एक कांस्टेबल अपने असिस्टेंट के साथ में जांच के लिए किसी व्यक्ति के घर में जाता है। वहाँ पर जो व्यक्ति उपस्थित होते हैं जिनके वो जांच के लिए गए हैं, उस घर में उस व्यक्ति के दोस्तों के द्वारा उस कांस्टेबल और उसके असिस्टेंट को बहुत बुरी तरीके से पीटा जाता है। तो उसमें उसके असिस्टेंट की मृत्यु हो जाती है। अब किस व्यक्ति ने फेटल स्ट्रोक दिया ये बात क्लियर नहीं थी, लेकिन फिर भी उसमें जो व्यक्ति जितने भी लोग उस घटनाक्रम में शामिल थे सबको जो है वो आपराधिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत माना गया था। तो अब ये जो मामला मैंने जो आर वर्सेस क्रश का बताया, ये आईपीसी जब बनी थी 1960 उसके पूर्व का है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो कॉमन इंटेंशन का जो मामला है, जो धारा 34 जो जोड़ी गई है वो इस मामले के पश्चात ही इस आईपीसी में जोड़ी गई है। तो ये जो धारा 34 है ये आर वर्सेस क्रश के मामले पर ही आधारित है। तो अब इसमें 3 चीज़ हो गई है। अब कॉमन इंटेंशन को जो आप कैसे उसमें देखेंगे कि कॉमन इंटेंशन है या नहीं है, तो कॉमन इंटेंशन को पता लगाने के लिए पहली चीज़ है पार्टिसिपेशन विद अदर्स इन द क्राइम, तो क्या उस अपराध में सभी लोगों ने भाग लिया। तो पार्टिसिपेशन देखने के लिए इसमें एक मामला है जो है बीके घोष वर्सेस किंग एम्परर, ये 1924 का मामला है। बीके घोष के मामले में हुआ ये कि एक व्यक्ति जो पोस्ट मास्टर है अपने पोस्ट ऑफिस में बैठ के रुपये गिन रहा है, वहाँ कुछ व्यक्ति जाते हैं, एक व्यक्ति जो है उनको पैसे मांगता है और पैसे वो नहीं देता है तो वो गोली चला देता है। वहाँ पर उस पोस्ट मास्टर की मृत्यु हो जाती है। जब बाद में वो पकड़ा जाते हैं और पकड़ाने के बाद जो है उनमें अपराधी में से एक व्यक्ति बोलता है कि जिसके पास से पिस्तौल बरामद हुई थी, उसने कहा कि मैं तो उस घटनाक्रम में घटते समय दरवाजे के बाहर था, मैं तो अंदर गया भी नहीं, न मेरा आशय था चोरी डकैती करने का और न मेरा आशय मृत्यु करने का था। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को आपराधिक जो आशय इस जॉइंट लाइबिलिटी के अंतर्गत लेते हुए उसे सज़ा दी गई। उस समय कोर्ट का जो मत था वो ये था कि अगर मान लो कोई व्यक्ति लाइन में खड़ा है, ही आल्सो सर्व वन हु इज़
स्टैंडिंग इन अ क्यू इज़ आल्सो सर्व्ड, है ना। तो ये इसलिए जो है उसमें जो है वो पार्टिसिपेशन को महत्वपूर्ण माना गया। दूसरा है प्रेजेंस एट द वेरी स्पॉट नॉट नेसेसरी। दूसरी चीज़ ये है कॉमन इंटेंशन के अपराध में किसी भी जब देखा जाता है कॉमन इंटेंशन को, तो उसमें यह है कि कोई भी व्यक्ति जो है जो उस अपराध में शामिल है, ज़रूरी नहीं है कि वह उस घटना स्थल पर हो, घटना स्थल से दूर भी खड़ा हो सकता है। जैसे अपराध हो रहा है, किसी बैंक में डकैती हो रही, तो कोई व्यक्ति उस बैंक के बाहर वैन लेके खड़ा हो सकता है कि जैसे वो अपराध करके आएंगे उनको वैन में बैठाल करके वो उसको लेके कहीं बाहर चले जाएगा या उनको और कहीं दूर लेके जाएगा। तो प्रेजेंस एट द वेरी स्पॉट इज़ नॉट नेसेसरी। नेक्स्ट थिंग इज़ प्रियर मीटिंग ऑफ द माइंड्स, यानी मस्तिष्कों का पूर्व मिलन, ये बड़ा आवश्यक है। यानी जब कोई भी मान लो अपराध हुआ तो उस अपराध में सभी व्यक्तियों को सामान्य आशय के अंतर्गत लाने के लिए या संयुक्त उत्तरदायित्व के अंदर उनको मानने के लिए ये देखना पड़ेगा कि क्या मस्तिष्क का पूर्व मिलन पहले से हुआ या नहीं हुआ। अगर मान लो उनका पूर्व मिलन मस्तिष्कों का हो गया है तो ही इसके अंतर्गत उनको अपराध में माना जाएगा। इसमें महबूब शाह वर्सेस एम्परर 1945 का एक मामला है। तो महबूब साहब जो है अपने खेत के ऊपर में गए थे और खेत में जाने के बाद में वहाँ कुछ लोगों के साथ में उनका झगड़ा हुआ। तो जब झगड़ा हुआ तो उन्होंने जो ये कहा कि इनमें पहले से ये लोग आपस में कोई बातचीत हुई नहीं थी, अचानक जो है वो झगड़ा हुआ और उसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई। तो न्यायालय के समक्ष ये प्रश्न था कि क्या अचानक भी ऑन स्पॉट भी क्या मस्तिष्क को पूर्व मिलन मीटिंग ऑफ माइंड हो सकती है। तो न्यायालय का मत ये था कि हाँ, घटना के स्थल के ऊपर में भी सभी व्यक्तियों का एक कॉमन इंटेंशन निर्मित हो सकता है, और जब घटना स्थल पर ऐसा सामान्य आशय निर्मित हो गया है तो जो अपराध किया गया है उस अपराध में उसे उत्तरदायी माना जाना चाहिए। तो ये भारतीय दंड संहिता में सामान्य उत्तरदायित्व का जो संयुक्त उत्तरदायित्व का सिद्धांत है जो सामान्य आशय पर निर्धारित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें धारा 34 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो अक्सर जो है परीक्षा में इससे संबंधित मामले पूछे जाते हैं।